हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। आज हम जानेंगे एक हॉरिबल, एक दर्दनाक बीमारी के बारे में जिसका नाम है कैंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर, आप सभी को पता है, मिलियंस ऑफ पीपुल सफरिंग फ्रॉम कैंसर। कई लोग कैंसर से सफरिंग कर रहे हैं, कैंसर से ग्रसित हैं। तो आइए जानते हैं कैंसर होता क्या है, क्या इसके अंदर होगा, कैसे स्प्रेड होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या इसका डायग्नोसिस होना चाहिए, कौन से टाइप के कैंसर होते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये छोटा सा टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कैंसर। कैंसर के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज नॉर्मल सेल एंड व्हाट इज कैंसर सेल, या व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल। तो हम जानेंगे एक नॉर्मल सेल में और एक कैंसर सेल में क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। तो एक साइड अपन लिख लेते हैं, दिस इज नॉर्मल सेल। इधर अपन लिख लेते हैं, दिस इज कैंसर सेल। हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। सबसे पहले मैं बता दूं फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखते जाइए। नॉर्मल सेल के अंदर हमेशा और हमेशा, नॉर्मल सेल के अंदर हमेशा और हमेशा कांटेक्ट इनहिबिशन होता है। क्या होता है, यहां लिख देते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है। हमेशा नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है, जबकि कैंसर सेल के अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट होता है। यहां कांटेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट। क्या होता है कांटेक्ट इनहिबिशन, इसके बारे में जानेंगे 2 मिनट बाद। इससे पहले मैं एक और प्रॉपर्टी बता दूं, इन्वेजिनेशन। क्या होता है, इन्वेजिनेशन। हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि जो कैंसर की नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर कभी भी इन्वेजिनेशन नाम की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। तो यहां लिख देंगे एब्सेंट। कैंसर सेल में जाएंगे तब हम देखेंगे इन्वेजिनेशन नाम की प्रॉपर्टी यहां उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। अभी हमने देखा जो कैंसर सेल है और जो नॉर्मल सेल है उसके दो प्रॉपर्टी देखी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जो कांटेक्ट इनहिबिशन है वो इसमें होता है, इसमें नहीं होता। इन्वेजिनेशन इसमें नहीं होता, इसमें होता है। अरे इन दोनों का मतलब क्या है वो देखिए। लेते हैं एक पेट्री डिश। क्या लेते हैं, एक पेट्री डिश। ये अपन ने ले ली, ये अपन ने ले ली एक पेट्री डिश, ठीक है। लेबोरेटरी में हम एक पेट्री डिश लेते हैं जहां पर पहले से ही कुछ ओल्ड जो सेल्स है वो प्रेजेंट है। यहां मैं लिख देता हूं ये दे आर ओल्ड सेल्स, दे आर ओल्ड सेल्स, ठीक है। अब देखिए ओल्ड सेल्स हमने यहां देख ली। अब क्या होता है, कोई नई सेल यहां आ गई, मान लीजिए ये कोई न्यू सेल है। क्या है ये, न्यू सेल। जैसे ही ये न्यू सेल आती है ये ग्रो करती है, ये क्या करती है, ग्रो करती है, डिवाइड करके बढ़ती है। ये न्यू सेल बढ़ रही है, न्यू सेल बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्या आपको न्यू सेल बढ़ती हुई दिख रही है? जी हाँ। लेकिन एक टाइम पे जाके ये न्यू सेल अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। वो टाइम कब आता है, जब ये ओल्ड सेल के पास आ जाती है या ओल्ड सेल के कांटेक्ट में जब ये न्यू सेल आ जाती है, उसी टाइम ये अपनी ग्रोथ को, अपने को डिवाइड करना रोक देती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। वर्ड से समझ में आ रहा है? ऐसी सेल जो ओल्ड सेल के कांटेक्ट में आने पे अपने डिवाइडेशन, अपनी ग्रोथ को रोक दे, उस फीचर को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। और ये फीचर किसका है, ये फीचर है नॉर्मल सेल का।
ठीक है, ये तो आपने पढ़ा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब जाने कि इन्वेजिनेशन क्या होता है। यहाँ तो इन्वेजिनेशन एब्सेंट होता है, ये तो क्या हो गया आपका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब देखते हैं इन्वेजिनेशन क्या होता है, चलते हैं इधर। वही पुरानी कहानी, हमने ले ली पेट्री डिश। क्या ले ली? पेट्री डिश। ठीक है, पेट्री डिश लेने के बाद ये आपकी ओल्ड सेल, ये कौन सी सेल? ओल्ड सेल। ये कौन सी सेल? ओल्ड सेल। अब वही बात, अब कौन सी सेल आएगी? न्यू सेल। कौन सी सेल? न्यू। मान लीजिए यहां पहले की तरह क्या आ गई? न्यू सेल। अब ये कंटिन्यू क्या करेगी? ग्रोथ, जैसे पहले हो रहा, कर दो ग्रोथ, ग्रोथ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होता था कि एक टाइम के बाद जैसे ही ओल्ड सेल के कांटेक्ट में न्यू सेल आती थी, वहीं अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर लेती थी। जैसे मान लो कटा हुआ हाथ है, वो वापस रीजनरेट कर रहा है, अपनी शेप में आने के बाद वो अदर सेल के कांटेक्ट में नहीं जाएगा, वहीं अपनी ग्रोथ को रोक लेगा। कटा हुआ कान है, यदि वो रीजनरेट कर रहा है तो वो जैसे ही ओल्ड सेल के कांटेक्ट में आएगा, शेप में आएगा, अपनी ग्रोथ को रोक लेगा। बट इन्वेजिनेशन में क्या होता है, जो ओल्ड सेल है उनके कांटेक्ट में न्यू सेल आने पर भी अनकंट्रोल ग्रोथ करती है। यहाँ अब कांटेक्ट में ये ओल्ड और न्यू सेल आ चुकी है, बट अभी भी ग्रोथ रैपिडली हो रही है। ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है, और ये ग्रोथ हो रही है, इसे ही क्या बोलते हैं? इनवेजिनेशन, यानी अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, न्यू सेल। यहाँ क्या हो रही है? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ न्यू सेल। न्यू सेल की क्या हो रही है? अनकंट्रोल ग्रोथ। तो दो प्रॉपर्टी थी आपने देखी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड इन्वेजिनेशन, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। आ जाइए थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? मोर्टेलिटी, यानी मृत्यु, डेथ। नॉर्मल सेल की हमेशा नॉर्मल सेल के अंदर हमेशा मोर्टेलिटी या डेथ होती है, जबकि कैंसर सेल के अंदर मोर्टेलिटी नहीं होती, ये इमोर्टल होती है, ये अमर होती है। रीजन सुनिए, मोर्टेलिटी नॉर्मल सेल में क्यों होती है, इसका रीजन आप सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अपने पास कोई क्रोमोसोम है। क्या है ये? क्रोमोसोम। ये है क्रोमोसोम। आप सभी जानते हैं क्रोमोसोम के एंड्स पर टेलोमरेज होते हैं, सभी को पता है। जो ये एंड्स है, ये जो एंड दिख रहे हैं आपको, ये जो एंड है, यहाँ क्या होते हैं? यहाँ क्या होते हैं? यहाँ क्या होते हैं? टेलोमरेज। क्या होते हैं? टेलोमरेज। और टेलोमरेज की एक खासियत है कि जब जब टेलोमरेज एक्टिव होता है तब तब सेल्स न्यू बनती जाती है, कभी भी सेल खत्म नहीं होती। और जैसे जैसे टेलोमर की एक्टिविटी कम होगी, टेलोमर रिप्रेस होगा, वैसे वैसे सेल डेथ की ओर जाती चली जाती है। यानी कहने का मतलब ये है, जब जब टेलोमरेज की एक्टिविटी कम होती है तब तब सेल का डिवीजन कम होता है, और तब तब सेल की क्या होती है? डेथ होती है। अब एक बात सुनिए, हर एक जनरेशन के दौरान टेलोमरेज की एक्टिविटी नॉर्मल सेल के अंदर कम होती जाती है। मैं फिर बोल रहा हूं, हर एक जनरेशन के दौरान धीरे धीरे टेलोमरेज की एक्टिविटी कम होती जाती है। जैसे एक जनरेशन, फिर दूसरी, तीसरी, लगातार जैसे जैसे जनरेशन चलेगी टेलोमरेज की एक्टिविटी कम होगी। और एक टाइम के बाद आफ्टर 50 जनरेशन, आफ्टर, इधर देखिए, आफ्टर 50 जनरेशन, आफ्टर 50 जनरेशन, 50 जनरेशन के बाद
टीलोमरेज अपने आप को बिल्कुल खत्म कर लेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे सेल क्या कर लेगी, सुसाइड कर लेगी, क्योंकि टीलोमरेज की एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। टीलोमरेज की एक्टिविटी खत्म हो गई तो सेल क्या कर लेगी, सुसाइड कर लेगी, सेल की डेथ हो जाएगी। इसे बोलते हैं अपोप्टोसिस। क्या नाम देते हैं इसे, अपोप्टोसिस। क्या नाम देते हैं, अपोप्टोसिस। सेल की डेथ होना, सेल का सुसाइड करना, अपोप्टोसिस। इसका अदर नेम है पीसीडी, प्रोग्राम सेल डेथ। क्या बोलते हैं इसे, प्रोग्राम सेल डेथ या पीसीडी। सेल अपने आप को खत्म कर लेती है एक प्रोग्राम के तहत। आपको पता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, धीरे धीरे टीलोमरेज कम हो रहा है, सेल की डेथ हो रही है। ये एक प्रोग्राम है तो इसे प्रोग्राम सेल डेथ का नाम दे देते हैं, वैसे इसे अपोप्टोसिस कहते हैं। तो मोर्टेलिटी यहाँ इसलिए है क्योंकि सेल ही खत्म हो रही है, तो मोर्टेलिटी तो होगी। अब देखिए इधर क्या होता है, इधर हमेशा और हमेशा टीलोमरेज एक्टिव या टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव, और जब जब टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव होगा तब तक सेल की डेथ होगी नहीं, प्रोग्राम सेल डेथ होगा नहीं, मोर्टेलिटी होगी नहीं, इसलिए इसके अंदर मोर्टेलिटी एब्सेंट होती है। ये इसका थर्ड फीचर, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं। ये थे अपने तीन फीचर, तीन डिफरेंस नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में, जिनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इन्वेजिनेशन और मोर्टेलिटी। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि कैसे एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल बनाती है। अब चलते हैं आगे। ये बना दिया अपन ने एक नॉर्मल सेल। क्या बना दी, नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल के ऊपर लगे हुए कुछ सेल रिसेप्टर। क्या लगे हुए हैं, ये हैं सेल रिसेप्टर। क्या लगे हुए हैं, सेल रिसेप्टर। अब थ्रू द सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग एक फीचर है सेल का जो मॉलिक्यूल्स को सिग्नल देते हैं कि आगे क्या करना है। तो सेल सिग्नलिंग के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं। यहां क्या होगी, सेल सिग्नलिंग। क्या होगी, सेल सिग्नलिंग। और जैसे ही सेल सिग्नलिंग से कुछ मॉलिक्यूल आएंगे, वो किसको अपने इंडिकेशन देंगे, इस नॉर्मल सेल को। और जैसे ही सेल सिग्नलिंग से मॉलिक्यूल आते हैं, अपने इंडेक्शन देते हैं नॉर्मल सेल को, तो नॉर्मल सेल का क्या बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाएगा, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और इसका साइज इंक्रीज होने का कारण ये है कि इसका न्यूक्लियोप्लाज्म रेशो बिगड़ जाता है। इसका न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो डेस्ट्रॉय हो जाएगा या बिगड़ जाएगा। इस नॉर्मल सेल का न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो बिगड़ जाएगा या डेस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि सेल सिग्नलिंग से कुछ मॉलिक्यूल यहाँ आते हैं। और जब न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो बिगड़ जाता है, तब आपको पता है अनकंट्रोल डिवाइडेशन होता है। लेकिन अभी यहाँ नॉर्मल डिवाइडेशन चलेगा। अब ये सेल ऐसे डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ सेल का क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। अब इस डिवाइडेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इस सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ ना हो, ये सेल अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ ना करे, इसको रोकने के लिए दो यहाँ पर अपन चीज देखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट अपन देखेंगे प्रोटोऑन्कोजीन और दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो इस अनकंट्रोल ग्रोथ को रोकने के लिए दो चीजें यहाँ पर देखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट तो है प्रोटोऑन्कोजीन और दूसरा है ट्यूमर सप्रेस
जीन, प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेस जीन। प्रोटोऑन्कोजीन हमेशा पॉजिटिव तरीके से इस अनकंट्रोल ग्रोथ को रोकती है। कैसे, वो देखिए। यहां से ग्रोथ रेगुलेटर फैक्टर रिलीज होते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन से ग्रोथ रेगुलेटर फैक्टर रिलीज होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ग्रोथ को प्रमोट करेंगे तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो यहां लिख देंगे हम पॉजिटिव। दूसरा, सेल सिग्नलिंग फैक्टर को भी कौन रिलीज करेगा, प्रोटोऑन्कोजीन। सेल सिग्नलिंग फैक्टर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बीएमआर मेटाबॉलिज्म को भी कौन कंट्रोल करेगा, प्रोटोऑन्कोजीन। मेटाबॉलिज्म या बीएमआर, ये सभी चीजें करके ये प्रोटोऑन्कोजीन क्या करती है, सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ को रोकने का काम करती है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली बात, ट्यूमर सप्रेशन जीन कैसे काम करेगी। ये तो रोक दिया इसने तो पॉजिटिव तरीके से, जबकि ये नेगेटिव तरीके से क्या करती है, इस ग्रोथ को रोकने का काम करती है। देखिए कैसे। ट्यूमर सप्रेशन जीन इज ए सेल साइकिल चेक पॉइंट। दिस इज ए सेल साइकिल चेक पॉइंट। There are various type of cell cycle checkpoint in cell division. आप वहां देखेंगे G1, S, G2, M, 4 टाइप की फेज होती है। हर एक साइकिल के पास उसका चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट का मतलब मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा एक सर्कल, उसके अंदर 4 फेज, G1, S, G2, M। G1 से S के अंदर कैसे कोई सेल जाएगी, पहले G1 वहां पर चेक करेगा कि कोई प्रॉब्लम तो इस सेल के अंदर नहीं है, कोई म्यूटेशन तो इस सेल के अंदर नहीं है, तभी वो किसके पास जाएगी, एस फेज के पास। एस फेज के पास जैसे ही वो सेल आती है, अब एस फेज का चेक पॉइंट उसे चेक करता है कि कोई म्यूटेशन वगैरह इसके अंदर ना हो, ठीक है। अब एस फेज से पास होकर वो कहां जाती है, G2 के पास। वहां देखती है कि उसके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यानी कि हर एक चेक पॉइंट पे सेल को चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थोड़ी चल रही है, उसको बोलते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट। यहाँ ट्यूमर सप्रेशन जीन किसकी तरह काम करती है, सेल साइकिल चेक पॉइंट की तरह काम करती है। और चारों फेज में से कौन सा यहाँ होगा G1 चेक पॉइंट, G1 चेक पॉइंट। अब देखिए G1 पे एक जीन लगी हुई होती है जिसे P53 जीन कहते हैं। कौन सी, P53 जीन। P53 जीन एक प्रोटीन को रिलीज करती है जिसका नाम है P53 प्रोटीन। क्या नाम है, P53 प्रोटीन। ये P53 प्रोटीन क्या करता है, ये G1 पर जो सेल आती है उसको चेक करने का काम करता है। मान लीजिए G1 पे ऐसी सेल आ गई जिसकी अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वहीं ये P53 प्रोटीन उस सेल को अरेस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, अरेस्ट। तो अरेस्टिंग ऑफ सेल, और जैसे ही सेल को अरेस्ट करता है, सेल के अंदर अपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ हो जाता है। वहीं की वहीं वो सेल क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, डेस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपोप्टोसिस या पीसीडी प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। वापस सुनिए, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो सेल साइकिल चेक पॉइंट होता है। सेल साइकिल चेक पॉइंट का मतलब आपने सेल डिवीजन चैप्टर नंबर 10th 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई म्यूटेशन ना हो, उसको चेक करने के लिए हर एक फेज में चेक पॉइंट बनते हैं। जैसे G1 से चेक करके G2 में भेजते हैं, फिर आगे से भेजते रहते हैं। वैसे ही G1 एक चेक पॉइंट होता है, उसके ऊपर एक P53 जीन लगी हुई होती है जिसके ऊपर P53 प्रोटीन होता है जो चेक करता है सेल को कि आगे डिवाइडेशन के लायक है या नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम उस सेल के अंदर आती है तो P53 उसे अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद वहीं उसका अपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग इस वाली पॉइंट में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए,
ठीक है, नॉर्मल सेल है, सेल रिसेप्टर है, सेल सिग्नलिंग से मॉलिक्यूल आता है, इसको इंडिकेशन देता है, साइज बढ़ता है, न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो बिगड़ता है, डिवाइड करती है, दो तरीकों से रोका जाता है, पॉजिटिव तो है प्रोटॉन को जीन, नेगेटिव को ट्यूमर सप्रेशन जीन, ये प्रमोट करते हैं। ये चेक पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बताइए। चलते हैं नेक्स्ट कि कैसे एक कैंसर सेल डिवाइड करती है। अब चलते हैं आगे कैंसर सेल कैसे डिवाइड करेगी। ठीक है, ये है आपकी नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन पे होते हैं कार्सिनोजन। क्या होते हैं? कार्सिनोजन, जो कैंसर को प्रमोट करते हैं। ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तीन टाइप के कैंसर कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर को बनाते हैं या प्रमोट करते हैं। इनका अटैक होता है किस पे? नॉर्मल सेल। इनमें से किसी ने भी अटैक कर दिया नॉर्मल सेल पे, तो नॉर्मल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये ओंकोजीन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओंकोजीन ट्रांसफॉर्मेशन किसमें चेंज हो गई है? ओंकोजीन में चेंज हो जाती है। और जैसे ही ओंकोजीन में चेंज होती है, इसके अंदर क्या होता है वो अपन देखते हैं। अभी किस में बदल गई? ओंकोजीन के अंदर बदल गई। अब देखो क्या होगा। ये ऐसी सेल है जो किस में बदल चुकी? ओंकोजीन में बदल चुकी। ठीक है, ये ऐसी सेल है जो ओंकोजीन में बदल चुकी। इन सेल्स के ऊपर अब ये कोटिंग होती है, कैप्सूल होता है। क्या होता है? कोटिंग या कैप्सूल। एक कोटिंग या कैप्सूल। ये क्या हो गया? कैप्सूल। ये क्या हो गया? कैप्सूल। ये सेल्स है, इनको बोलते हैं अपन नियोप्लास्टिक सेल्स। कौन सी सेल? नियोप्लास्टिक सेल्स। ये कैसी सेल्स हो गई? नियोप्लास्टिक सेल्स। और इन ओंकोजीन्स को क्या बोलते हैं अपन? इनको बोलते हैं नियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? नियोप्लाज्म। अब देखिए क्या होगा। ये जो नियोप्लास्टिक सेल है या जो ये कैप्सूल है, कंप्लीट नियोप्लाज्म है, अभी तक इसके अंदर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये कोटिंग एक कैप्सूल के अंदर बंद है। और जब भी पहली बार कैंसर सेल बनती है, जब वो खतरे से बाहर होती है या फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, उसे अपन बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं या नियोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर, यानी अभी तक इसमें कोई खतरा नहीं है। चलते हैं आगे। अब इसका क्या होगा? अब देखिए, अब यहां कुछ डेंस नेटवर्क बनेंगे ब्लड वेसल के। क्यों? वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन सेल से एंजियोनिनेज फैक्टर रिलीज होते हैं। रिलीज एंजियोजिनेज फैक्टर। ये सेल कौन से फैक्टर रिलीज करती है? एंजियोजिनेज फैक्टर। और जब भी एंजियोजिनेज नाम आ जाता है, कहीं ना कहीं ब्लड वेसल का नाम आ जाता है। तो अब इन नॉर्मल सेल्स के अंदर किसका नेटवर्क बन जाएगा? इन नॉर्मल सेल्स के अंदर ब्लड वेसल का एक डेंस नेटवर्क बन जाएगा। देखिए, अब यहां ब्लड वेसल का क्या बन रहा है? ब्लड वेसल का क्या बन रहा है? यहां डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल।
क्योंकि इन सेल से क्या रिलीज हो रहा है, एंजियोजेनेस फैक्टर, जिससे डेंस नेटवर्क बन रहा है किसका, ब्लड वेसल का। और ब्लड वेसल का डेंस नेटवर्क बन रहा है, इसका मतलब है जब जब ब्लड वेसल का डेंस नेटवर्क बनता है तब तब क्या होता है, वो नॉर्मल सेल्स के न्यूट्रिएंट को खाती है, वो नॉर्मल सेल्स के ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है। तो अब ये किसको ईट करेगी, यहां मैं लिख देता हूं, न्यूट्रिएंट ऑफ नॉर्मल सेल एंड ऑक्सीजन। ये ब्लड वेसल किसको कंज्यूम कर जाएगी, न्यूट्रिएंट को जो कि नॉर्मल सेल का है, और ऑक्सीजन को जो नॉर्मल सेल का है। ठीक है, इनको कंज्यूम करने लग जाएगी। जैसे जैसे इनको कंज्यूम करेगी, अब क्या होगा, अब ये जो कोट, ये कैप्सूल आपको दिख रहा है, ये रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रप्चर। जो कैप्सूल दिख रहा है जो बिनाइन ट्यूमर के ऊपर, जिससे अभी तक कोई खतरा बॉडी में नहीं था, अर्ली स्टेज या फर्स्ट स्टेज थी, अब ये कैप्सूल रप्चर हो जाएगा। यहां बना देते हैं, ये हो गया आपका रप्चर ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल फट गया, कैप्सूल रप्चर हो गया, कैप्सूल फट गया, कैप्सूल रप्चर हो गया। और जैसे ही ये रप्चर होता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, पूरी बॉडी में ट्यूमर्स बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इसे हम बोलते हैं, ये पूरी बॉडी के अंदर ये ऐसे फैल रहा है, इसे हम बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट का मतलब आपको पता है, घातक ट्यूमर, घातक ट्यूमर। ठीक है, अब जो स्प्रेड हो रही है, सेल्स फैल रही है, सेल्स का स्प्रेडेशन, सेल्स का फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। तो स्प्रेड ऑफ सेल्स, स्प्रेड ऑफ सेल्स, इसको बोलेंगे मेटास्टेसिस। क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस। यहां से बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पूरी बॉडी के अंदर कैंसर फैल जाता है, जिसे बोलते हैं मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर क्या था, वापस सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कार्सिनोजेंस थे, अटैक कर दिया नॉर्मल सेल्स पे, नॉर्मल सेल्स कन्वर्ट हो गई किसमें, ओंकोजीन में। अब ओंकोजीन में क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेज बनती है उसके अंदर सेल्स, जो कैंसर सेल है, जो ओंकोजीन है, उनके ऊपर कैप्सूल की एक कोटिंग होती है, जिन्हें हम जिनके अंदर सेल्स होती है उन्हें नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं। और ऐसे ट्यूमर को बिनाइन ट्यूमर कहते हैं या नियोप्लाज्म कहते हैं। अभी तक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एंजियोजेनेस फैक्टर को रिलीज करता है, जिससे डेंस नेटवर्क बन जाता है ब्लड वेसल का। और जब जब ब्लड वेसल का डेंस नेटवर्क बनता है, तब तब वो वहाँ की O2 को और वहाँ के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है, जिससे कैप्सूल रप्चर होगा। कैप्सूल रप्चर होगा तो सेल्स ओपन होकर फैलेगी, जिसे अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और इस स्प्रेड को, इस फैलाव को मेटास्टेसिस नाम देते हैं। ये कैंसर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, जिसे रोकना इम्पॉसिबल होता है। चलते हैं आगे कि टाइप ऑफ कैंसर कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कैंसर। टाइप ऑफ कैंसर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंसर। फर्स्ट, कार्सिनोमास, सेकंड सार्कोमास, एंड थर्ड ल्यूकोमास। ठीक है, अब देखिए कार्सिनोमास क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी बॉडी के अंदर 85% इसी टाइप का कैंसर होता है। कार्सिनोमास ऐसा कैंसर है जो एक्टोडर्मल एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर होता है। किसमें होता है, एक्टोडर्मल
डर्मल एपिथेलियल टिश्यूज, ऐसा कैंसर जो एक्टोडर्मल एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर होता है। एक्टोडर्मल का मतलब माउथ का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, जो भी एक्टोडर्मल ओरिजिन है उनके अंदर जो कैंसर होता है उसे अपन कार्सिनोमास कहते हैं, एक्टोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू। अब सार्कोमास क्या होता है? जो मेसोडर्म के अंदर होता है। किसमें होता है? मेसोडर्मल टिश्यूज। और आपको पता है बहुत कम ये होता है, क्योंकि बोन का कैंसर या लिगामेंट का कैंसर, जो कनेक्टिव्स होते हैं उनके अंदर ऐसा कैंसर होता है जो बहुत कम देखने को मिलता है। फिर है ल्यूकोमास, जो बॉडी फ्लूइड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? बॉडी फ्लूइड के अंदर होता है, जैसे ब्लड कैंसर। कौन सा कैंसर? ब्लड कैंसर। तो 3 टाइप हो गए, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकोमास। 85%। बाकी ये दोनों कम एक्टोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू, मेसोडर्मल और बॉडी फ्लूइड। अब अपन बात करेंगे कि रीजन ऑफ कैंसर। रीजन ऑफ कैंसर, कि किन से कैंसर आता है उस रीजन की अपन बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रीजन ऑफ कैंसर की। रीजन ऑफ कैंसर या टाइप ऑफ कार्सिनोजेंस। क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ कार्सिनोजेंस। देखिए 3 टाइप के कार्सिनोजेंस हम यहां देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल कार्सिनोजन। फिजिकल कार्सिनोजन, फिजिकल कार्सिनोजन 2 टाइप का, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। फिजिकल कार्सिनोजन 2 टाइप का, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग का एग्जांपल क्या होगा? एक्सरे, गामा रेज। नॉन आयोनाइजिंग का एग्जांपल क्या होगा? यूवी रेज। ठीक है, चलते हैं आगे। फिजिकल के बाद होता है केमिकल कार्सिनोजन। केमिकल कार्सिनोजन। केमिकल कार्सिनोजन के अंदर कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? कुछ ड्रग्स। यानी किससे फैलता है? कुछ ड्रग्स से फैलता है, जैसे टोबैको, बीड़ी सिगरेट वगैरह आप पीते हैं, टोबैको खाते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस बिकॉज इनके अंदर कंप्लीट केमिकल कार्सिनोजन होते हैं, जो जैसे ही अंदर जाते हैं धीरे धीरे कैंसर का कारण बनते हैं। तो इसका फेमस है एग्जांपल, बुक के अंदर क्या दे रखा है? टोबैको। क्या दे रखा है? टोबैको। इसके अलावा निकोटीन, इसके अलावा निकोटीन, इसके अलावा अल्कोहल, इसके अलावा अल्कोहल। टोबैको, निकोटीन एंड अल्कोहल, दे आर केमिकल कार्सिनोजेंस व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले रीजन पे या अगले टाइप ऑफ कार्सिनोजन पे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। कैसा होगा? बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल का सीधा सा एग्जांपल है वायरस। क्या है? वायरस। अब देखिए कैसे ये वायरस कैंसर करता है। दिस इज ए नॉर्मल सेल। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल सेल। ये क्या है? ओंकोजीन। ठीक है, इस नॉर्मल सेल के अंदर कोई वायरस की ओंकोजीन आ जाती है, जिससे ये ओंकोजीन जो नॉर्मल ह्यूमन सेल है वो ओंकोजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो 3 टाइप थे कार्सिनोजन के।
फिजिकल जिसके अंदर आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग के अंदर एक्सरे और गामा रे, इसके अंदर यूवी रे, केमिकल में टोबैको, निकोटीन और अल्कोहल, फिर बायोलॉजिकल के अंदर वायरस, वायरस जो नॉर्मल सेल में होते हैं वहां आ जाते हैं। अब आगे बात करेंगे हम डायग्नोसिस ऑफ कैंसर की, कैंसर का डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। तो चलते हैं आगे। अब बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोप्सी। फर्स्ट क्या है? बायोप्सी। फर्स्ट क्या है? बायोप्सी। अगला है रेडियो या रेडिएंट। कौन सा टाइप? रेडिएंट। उसके बाद है सीटी स्कैन। इसके बाद है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के बाद फर्स्ट हो गया बायोप्सी, फिर है रेडिएंट, फिर है सीटी स्कैन और अब आएगा एमआरआई। कौन सा है? एमआरआई। देखते हैं एक एक के बारे में। बायोप्सी में क्या होगा वो देखिए। बायोप्सी के अंदर किसी भी एक टिश्यू को काटकर उसे माइक्रोस्कोप में रखकर उस स्लाइड की स्टडी की जाती है और उस स्लाइड के अंदर आपको कैंसर सेल दिख जाएगी। पहचान क्या है कैंसर सेल की? कैंसर सेल की पहचान ये है कि वो एबनॉर्मल होती है, अजीबोगरीब फंक्शन शो करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या होता है, यहाँ से हम टिश्यू का एक स्लाइस या एक टुकड़ा निकाल लेते हैं और उसे किस में देखते हैं? उसे हम शो इन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जिससे जो कैंसर सेल है जो एबनॉर्मल टाइप के फंक्शन दिखा रही है वो इजीली इसके बायोप्सी के अंदर शो हो जाती है। बट ये उतना कारगर साबित नहीं है क्योंकि टिश्यू को आप काटेंगे या निकालेंगे तो पेन होगा, जाहिर सी बात है। उतना सक्सेस डायग्नोसिस से हम नहीं बोलते। रेडिएंट के अंदर क्या होता है? एक्सरे यूज की जाती है। एक्सरे यूज फॉर 2D इमेज। 2 डायमेंशन इमेज देखने के लिए कैंसर सेल की एक्सरे को यूज किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बताया था कि ये तो कार्सिनोजन होती है एक्सरे, तो नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग आपने पढ़ाया था। आयोनाइजिंग के अंदर आपने बताया कि एक्सरे तो क्या होती है? कैंसर करती है, बट इंटेंसिटी का फर्क पड़ता है। जब इंटेंसिटी हाई होगी तो वो कैंसर करेगी, लेकिन जब इंटेंसिटी नॉर्मल देखेंगे तो अपन इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। बट दिस इज हार्मफुल बिकॉज कुछ ना कुछ इंटेंसिटी तो सेल्स के अंदर जाती ही है जो आसपास की सेल्स को भी डैमेज कर सकती है। थर्ड डायग्नोसिस सीटी स्कैन। सीटी स्कैन नथिंग सेम टू सेम एक्सरे, बट यहाँ क्या बनती है? 3D इमेज। एक्स-रे यूज फॉर 3D इमेज। सीटी स्कैन के अंदर क्या होता है? एक्सरे को यूज किया जाता है, बट इमेज कैसी बनती है? 3D। फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अगला है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। एक क्वेश्चन आया था नीट 2070 या 18 में, विच इज द सेफेस्ट डायग्नोसिस फॉर कैंसर? विच इज द सेफेस्ट टेक्निक फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? ऑप्शन थे चारों और आंसर वाज MRI। उस टाइम आंसर क्या था?
MRI, बिकॉज इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है और सबसे सेफेस्ट टेक्निक है इसकी डायग्नोसिस की। यूज क्या होता है यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, सेफेस्ट टेक्निक है। क्या है, सेफेस्ट टेक्निक होती है। ठीक है, अपन ने बात की डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, 4 टाइप, बायोप्सी, टिश्यू का स्लाइस काटो, माइक्रोस्कोप में विजिबल करो, रेडिएंट के अंदर एक्सरे की 2D इमेज फॉर्म हो जाती है, सीटी स्कैन एक्सरे की 3D इमेज फॉर्म हो जाती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई के अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है और सेफेस्ट टेक्निक इसे मानी जाती है। लास्ट में अपन देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। लास्ट हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। लास्ट हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जरी, सेकेंड कीमोथेरेपी, फर्स्ट सर्जरी, सेकेंड कीमोथेरेपी, थर्ड रेडियोथेरेपी, फोर्थ इम्यूनोथेरेपी। ये 4 चीजें हैं जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। फर्स्ट सर्जरी, सर्जरी किसकी होगी वो देखिए। कोई भी ट्यूमर सेल है या नोड्यूल है, उसे बाहर निकाल कर उसकी क्या कर दी जाती है, सर्जरी कर दी जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितनी ट्यूमर को आप निकालोगे, बॉडी के अंदर इतनी ट्यूमर, इतनी नोड्यूल बन चुकी होती है कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, और एक एक नोड्यूल को बाहर निकाल कर उसकी सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट उतना कारगर साबित नहीं होता है। फिर चलते हैं आगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, ड्रग्स दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, रैपिडली बढ़ती हुई ग्रोथ करती हुई सेल्स को स्टॉप करने का काम करते हैं। स्टॉप ग्रोथ ऑफ रैपिड सेल, ऐसी सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं जो रैपिडली बढ़ रही है, यानी कैंसर सेल को पता है अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, और इस अनकंट्रोल ग्रोथ को या बढ़ती हुई या रैपिड ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ अपने ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि ये इजीली वहीं रुक जाए, आगे फैले ना। लेकिन इसका नुकसान क्या है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेल्स भी होती है कैंसर सेल्स के अलावा जो रैपिडली ग्रोथ करती है, जैसे हेयर फॉलिकल सेल, हेयर फॉलिकल सेल। इसके अलावा जो आपका स्टेम सेल है, बोन मैरो, स्टेम सेल, ये ऐसी सेल है जो ग्रोथ करती है, अनकंट्रोल ग्रोथ इनके अंदर होती है। तो ऐसे ड्रग जो कैंसर सेल को रोकने के लिए दिए जाते हैं, उनकी एवज में ये सेल भी आ जाती है और ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी आपने देखा होगा जिसके कैंसर वगैरह होता है, कीमोथेरेपी करवाते हैं तो बाल वगैरह उड़ जाते हैं। तो कीमोथेरेपी को उतना करवाना नहीं चाहिए, दिस इज डेंजरस। और ड्रग्स इसके अंदर मैं बता दूं, विनब्लास्टिन नाम का एक ड्रग्स दिया जाता है, विनब्लास्टिन, जो कि कैंथेरिया रोजिस नाम के प्लांट से मिलता है। कैंथेरिया रोजिस नाम के प्लांट से ये ड्रग आपको मिलता है। तो कीमोथेरेपी भी उतनी सक्सेस है नहीं। देन रेडियोथेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी के अंदर मान लीजिए ये क्या है, कैंसर सेल है, कैंसर सेल के अंदर, या ऐसे मान लीजिए नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के अंदर जो कैंसर सेल है उसको बाहर रख देते हैं, बाकी इन सबको जो नॉर्मल सेल है,
नॉर्मल सेल कवर्ड बाय एक्स रे। नॉर्मल सेल को एक्स रे से कवर कर लिया जाता है, सॉरी नॉर्मल सेल को कवर कर लिया जाता है और एक्स रे देके जो आपकी ट्यूमर सेल है उसको खत्म कर दिया जाता है। बट इट इज वेरी डेंजरस टेक्निक बिकॉज इसकी चपेट में आसपास की नॉर्मल सेल्स भी आ सकती है, उनके अंदर म्यूटेशन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के अंदर कुछ इम्यूनो रेस्पॉन्स दिए जाते हैं, इम्यूनो रेस्पॉन्स दिए जाते हैं जिसका नाम है अल्फा इंटरफेरोन। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है 4 टाइप। सर्जरी, ट्यूमर सेल से नोड्यूल निकालो और उसकी सर्जरी कर दो, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफी सारे उसके अंदर क्या होते हैं, काफी सारे उसके अंदर ट्यूमर्स होते हैं। फिर आ जाओ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर कुछ ड्रग्स मिलेंगे। दिस इज ए वेरी डेंजरस टेक्निक फॉर कैंसर ट्रीटमेंट बिकॉज ड्रग्स क्या है, जो ग्रोथ होती हुई सेल है, ग्रोथ करती है रैपिड सेल, उनको रोकते हैं। बट बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेल होती है, हेयर फॉलिकल, बोन मैरो, स्टेम सेल, ये क्या है, इनको भी रोक लेती है जिससे ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। रेडियोथेरेपी के अंदर नॉर्मल सेल किससे कवर्ड होती है, एक्सरे से कवर्ड होती है, बाकी को हटा दिया जाता है। इम्यूनोथेरेपी, इम्यून रेस्पॉन्स दे दिए जाते हैं अल्फा इंटरफेरोन। और एक बात और बताई थी शुरू के अंदर, जब एक नॉर्मल सेल को सेल सिग्नलिंग मिल रही थी, मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, साइज बढ़ रहा था, न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो बिगड़ रहा था, उस टाइम 2 चीजें उन्हें कंट्रोल कर रही थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसके अंदर एक तो ट्यूमर सप्रेशर जीन थी, एक प्रोटोऑन्कोजीन थी, दोनों कंट्रोल कर रही थी। बट यदि दोनों के अंदर ही म्यूटेशन हो जाता है तो वो कैंसर को लीड करता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं फटाफट कैंसर के बारे में। कैंसर में अपन ने स्टार्ट किया सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज ए फीचर ऑफ नॉर्मल सेल बट दिस इज ए नॉट फीचर ऑफ कैंसर सेल। इन्वेजन इज ए फीचर ऑफ कैंसर सेल बट दिस इज ए नॉट फीचर ऑफ नॉर्मल सेल। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब जानते हो, ग्रोथ एक बार कॉन्टैक्ट में आने के बाद रुक जाती है, लेकिन इन्वेजन में बढ़ती जाती है। इसके बाद अपन ने देखा मोर्टेलिटी कैंसर सेल में नहीं होती जबकि नॉर्मल सेल में होती है। कैंसर सेल में क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर टेलोमेरेज एंजाइम हमेशा एक्टिव रहता है जबकि उसके अंदर एक्टिव नहीं होता। अपोप्टोसिस हो जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाता है। फिर अपन ने देखा एक नॉर्मल सेल जिस पर रिसेप्टर लगे थे, सेल सिग्नलिंग से मॉलिक्यूल आ रहे थे, साइज बढ़ रहा था, न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो बिगड़ रहा था, सेल कंटिन्यू डिवाइड कर रही थी। सन कंट्रोल ग्रोथ को रोकने के लिए ट्यूमर सप्रेशर जीन थी, इसके अलावा प्रोटोऑन्कोजीन थी। प्रोटोऑन्कोजीन पॉजिटिव थी, ट्यूमर सप्रेशर जीन नेगेटिव थी। प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर क्या था, सेल ग्रोथ को प्रमोट कर रही थी, सेल सिग्नलिंग फैक्टर रिलीज कर रही थी, जबकि प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर सेल साइकिल चेक पॉइंट था, G1 चेक पॉइंट था, उसके ऊपर P53 जीन थी, P53 प्रोटीन था जो अरेस्ट कर रहा था किसको, जो ऐसी सेल है जो ग्रोथ कर रही है जिसके अंदर म्यूटेशन अरेस्ट करके उसका अपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ करा रहा था। बट इन दोनों के अंदर यदि म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर को लीड करते हैं। फिर कुछ कार्सिनोजन थे जो नॉर्मल सेल पे डाले जा रहे थे, जिससे जो नॉर्मल सेल है वो ऑन्कोजीन में ट्रांसपोर्ट हो रही थी। ऑन्कोजीन में ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसके अंदर क्या हो रहा था, कुछ कैंसर सेल बन गई, उसके ऊपर कैप्सूल। इन कैंसर सेल को अपन नियोप्लाज्म बोल रहे थे या फिर इनको अपन बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, और इन सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं। अब इनके अंदर से एंजियोनिनेज रिलीज होता है जिससे डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल बनता है, जिससे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन खींच लिए जाते हैं और रप्चर हो जाता है कैप्सूल और फैल जाता है पूरी बॉडी के अंदर, इसे मैलिग्नेट बोलते हैं। और इस स्प्रेड ऑफ सेल्स को अपन मेटास्टेटिस बोलते हैं। इसके बाद अपन ने देखा टाइप ऑफ कार्सिनोजन है 3 टाइप। फर्स्ट टाइप फिजिकल, सेकंड केमिकल एंड थर्ड बायोलॉजिकल। फिजिकल म्यूटेशन है 2 टाइप, फर्स्ट आयोनाइजिंग एंड देन सेकंड नॉन आयोनाइजिंग। एग्जांपल ऑफ आयोनाइजिंग इज एक्स-रे एंड गामा रे, एंड एग्जांपल ऑफ नॉन आयोनाइजिंग इज यूवी रेज। केमिकल के अंदर अपन ने देखा टोबैको, अल्कोहल एंड निकोटीन। एंड थर्ड बायोलॉजिकल, जिसके अंदर वायरस जो ऑन्कोजीन को ट्रांसपोर्ट कर देता है नॉर्मल सेल के अंदर। फिर अपन ने देखा जो कैंसर है उसके रीजन क्या है, टाइप ऑफ कार्सिनोजन के बारे में अपन ने देखा, जिसके अंदर सार्कोमास ये सब था अपना, जो भी नॉर्मल है। कार्सिनोमास 85%, एक्टोडर्मल एपिथेलियल टिश्यूज ये सब था। फिर उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, जिसके अंदर बायोप्सी थी, टिश्यू का स्लाइस काटो और उसको माइक्रोस्कोप में चेक कर लो। फिर उसके बाद रेडियो, उसके अंदर एक्सरे, फिर उसके बाद सीटी स्कैन।
सीटी स्कैन के अंदर 3D स्ट्रक्चर बन रही थी और लास्ट में एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर रहे थे और सबसे सेफेस्ट टेक्निक मानी जाती। और लास्ट में अपन ने अभी देखा कि ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी के अलावा आपके सामने दे रहे थे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एटसेट्रा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन के आंसर से नहीं जाएगा। एनसीईआरटी को ढंग से रीड कीजिए, PYQs निकालिए। थैंक यू।